Hello everyone. So today we are going to study the speech of Helen Adams Keller. So Helen Adams Keller was born on June 27, 1880. कि जो हेलन केलर थी उनका जन्म हुआ था 27 जून 1880 को. वो एक अमेरिकन ऑथर भी थी. शी वॉज बॉर्न एंड ब्रॉड अप इन अमेरिका and she was an author as well. वो एक राइटर थी. she was a political activist also. politics में she was involved and she was a lecturer as well. so basically पहले हेलन एडम्स केलर की इंट्रोडक्शन है कि वो कौन थी और उसके बाद हम उनकी स्पीच को पढ़ेंगे. हेलन एडम केलर वर्ल्ड की सबसे पहली डेफ एंड ब्लाइंड पर्सन थी जिन्होंने अपनी बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री कंप्लीट की थी. हेलन एडम्स केलर के जो टीचर थे एन सुलिवन, उन्होंने उनकी बहुत हेल्प की थी हेलन केलर की, क्योंकि शी वॉज डेफ एंड ब्लाइंड एज वेल. एक तो वो सुन नहीं सकती थी, बोल भी नहीं सकती थी और देख भी नहीं सकती थी. इसके कारण उनको लैंग्वेज की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी. शी डज नॉट नो अबाउट द लैंग्वेज एज वेल और उनको कम्युनिकेट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी. तो उनके जो टीचर थे एन सुलिवन, उन्होंने हेलन केलर की बहुत ज़्यादा हेल्प की. उनको कम्युनिकेट करने का तरीका सिखाया कि सबसे बात कैसे की जाती है, कैसे अपनी बात दूसरों को बताई जाती है, कैसे दूसरों की बात समझी जाती है. मीन्स द बेसिक नोशन ऑफ द कम्युनिकेशन वॉज टॉट टू हेलन केलर बाय हर टीचर एन सुलिवन. तो एक प्ले भी और एक फिल्म भी है जिसका नाम है द मिरेकल वर्कर. उसमें ये सब दिखाया गया है और हेलन केलर की लाइफ के बारे में बताया गया है और उनके टीचर एन सुलिवन के बारे में बताया गया है कि उन्होंने कैसे हेलन केलर की हेल्प की इतना ज़्यादा आगे बढ़ने में. हेलन केलर की बर्थ प्लेस है वेस्ट टस्कम्बिया एलाबामा में, जहाँ पर एक अब म्यूज़ियम बना चुका है और वहाँ पर हेलन केलर डे भी मनाया जाता है. हेलन केलर का जब बर्थडे आता है ऑन जून 27, उसको हेलन केलर डे के तौर पर मनाया जाता है यूएस में. एंड यूएस में दिस डे वॉज ऑथराइज्ड एट द फेडरल लेवल बाय प्रेजिडेंशियल प्रोक्लेमेशन बाय प्रेजिडेंट जिमी कार्टर इन 1980. बेसिकली हेलन केलर का जन्म हुआ कब था? 1880 में. और 1880 से लेके 1980 तक 100 ईयर्स हो गए. हेलन केलर की डेथ तो 1968 में हो गई थी. मींस उनकी डेथ के बाद 1980 में जब उनकी 100th एनिवर्सरी आई थी ऑफ हर बर्थ, 100th बर्थडे आया था, तब के टाइम पर यूएस में प्रेसिडेंट थे प्रेसिडेंट जिमी कार्टर. उन्होंने प्रोक्लेम किया था, मींस उन्होंने अनाउंस किया था कि यूएस में हेलन केलर का जब बर्थडे आता है मींस जून 27 को हेलन केलर डे के तौर पे मनाया जाएगा. जिमी कार्टर ने ये चीज़ अनाउंस की थी 1980 में. नेक्स्ट पैराग्राफ इज सेज दैट हेलन केलर अ प्रोलिफिक ऑथर. मीन्स हेलन केलर एक प्रोलिफिक ऑथर थी. उन्होंने बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस की थी. शी वॉज अ वेरी गुड राइटर. शी प्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ राइटिंग्स एंड शी वॉज वेल ट्रैवल्ड. मीन्स उन्होंने बहुत सारी जगहों पर ट्रैवल भी किया था. एंड शी वॉज आउटस्पोकन इन हर कन्विक्शंस. मीन्स उनका जो भी ओपिनियन होता था उसमें वो हमेशा डिटरमिन रहती थी. हेलन केलर सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका की भी एक मेंबर थी और इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड पार्टी की भी एक एक्टिव मेंबर थी वो. और इन दोनों पार्टीज़ के मेंबर रह के हेलन केलर ने वुमेन सफरेज के लिए काफ़ी कैंपेनिंग की, लेबर राइट्स के लिए, सोशलिज्म के लिए, एंटी मिलिटेरिज्म के लिए एंड बाकी कॉजेज़ के लिए. वुमेन सफरेज मीन्स जब वुमेन सफ़र करती हैं, चाहे वो मेन के लिए इक्वल ट्रीटमेंट हो वुमेन का, या फिर उनको जॉब्स में कोई कोटा फिक्स करना या एनीथिंग, मतलब किसी भी चीज़ से अगर वुमेन सफ़र कर रही हैं तो उनके लिए हेलन केलर ने कैंपेनिंग की थी कि उनको सफरिंग्स ना देखनी पड़े आगे. और लेबर राइट्स कैसे होते हैं कि उनके जो वर्किंग आवर्स हैं वो कम करे जाएं, उनकी वेजेस बढ़ाई जाएं, उनकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी करी जाएं लेबर की, उनके लिए भी हेलन केलर ने कैंपेनिंग की थी. सोशलिज्म मीन्स लाइक एनी सोशल इशू दैट इज़ रिलेटेड टू द वर्ल्ड एंड जिसके लिए लोग काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं. एंड एंटी मिलिटेरिज्म का मतलब होता है वॉर को अपोज करना, कि वॉर नहीं होनी चाहिए, बस वॉर को अवॉइड करना है. वॉर के बिना भी चीज़ें सॉल्व करी जा सकती है. और ऐसे कॉजेज़ बहुत सारे थे जिनके लिए हेलन केलर ने कैंपेनिंग की थी इन दो पार्टीज़ के मेंबर रह के. शी वॉज
inducted into the Alabama Women's Hall of Fame in 1971 and was one of the 12 inaugural inductees of the Alabama Writers Hall of Fame on June 8, 2015. कि जो Alabama Women's Hall of Fame है 1971 में, इसमें हेलन केलर को इंडक्टी बनाया गया था. इंडक्टी कौन होता है? जिसको फॉर्मली एक अथॉरिटी की पोजीशन दी जाती है. एंड उसके बाद 8 जून 2015 को अलाबामा राइटर्स हॉल ऑफ फेम में भी 12 इनॉग्रल इंडक्टीज थे, जिसमें से हेलन केलर भी एक थी. हेलन केलर ने पूरे वर्ल्ड को प्रूव कर दिया था कि जो डेफ लोग हैं वो भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, जस्ट लाइक द हियरिंग वर्ल्ड, उसमें सर्वाइव कर सकते हैं. एंड उन्होंने ये भी बताया कि डेफ लोग भी वो सब चीज़ें करने के केपेबल होते हैं जो हियरिंग लोग कर सकते हैं. शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस डेफ पीपल इन हिस्ट्री एंड शी इज़ एन आइडल टू मैनी डेफ पीपल इन द वर्ल्ड एज वेल. कि वर्ल्ड में जितने भी डेफ लोग हैं उनके लिए हेलन केलर एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक आइडल के तौर पे हैं, ताकि वो लोग अपनी स्ट्रेंथ ना हारें और उनको हमेशा मोटिवेशन मिलती रहे इनके बारे में सोचकर. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ हेलन केलर, कि वो क्या थी. अब उनकी समरी थोड़ी सी देख लेते हैं इंट्रोडक्शन की. कि उनका जन्म हुआ था जून 27, 1880 को. वो एक अमेरिकन ऑथर थी, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी और एक लेक्चरर थी. वो फर्स्ट डेफ ब्लाइंड पर्सन थी जिन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री अर्न की थी. उनके टीचर का नाम था एन सुलिवन. उन्होंने हेलन केलर की हेल्प की. द मिरेकल वर्कर प्ले और फिल्म में ये सब चीज़ डिपिक्ट की गई है. उनकी बर्थ प्लेस थी वेस्ट एस्कम्बिया अलाबामा, जहाँ पर एक म्यूजियम है. यूएस में जून 27 जो कि हेलन केलर का बर्थडे है, उसको हेलन केलर डे के तौर पे मनाया जाता है, जो कि प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने 1980 में अनाउंस किया था, प्रोक्लेम किया था. हेलन केलर इज आउटस्पोकन इन हर कन्विक्शंस एंड शी इज ऑल्सो मेंबर ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका एंड द इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड. एंड उनको अलाबामा वुमेन्स हॉल ऑफ फेम in 1971 में इंडक्टी बनाया गया था और अलाबामा राइटर्स हॉल ऑफ फेम में भी 12 इनॉग्रल इंडक्टीज में से एक इंडक्टी बनाया गया था. सो हेलन केलर एक आइडल है बहुत सारे डेफ लोगों के लिए. Now we will start with the annual Humanitarian Award acceptance speech delivered before the Lions International on 8th April 1961. So speech पढ़ने से पहले we should know what is the meaning of Lions International. लायंस इंटरनेशनल एक ग्लोबल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक वॉलंटियरिंग सर्विस देती है बहुत सारे कॉजेज़ के लिए. मीन्स अगर कोई भी ब्लाइंड है या कोई हैंडीकैप्ड है या फिर कोई किसी डिसीज़ से सफ़र कर रहा है, मतलब कोई भी अगर प्रॉब्लम है, तो लायंस इंटरनेशनल एक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूशन है जो इन सब लोगों की हेल्प करती है, उनको रिहैबिलिटेशन में भी हेल्प करती है. रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है रीस्टोरेशन, कि लोगों की हेल्प करनी ताकि वो रीस्टोर कर पाएँ खुद को. अगर कोई ब्लाइंड है उनके लिए रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम कौन सा होगा? उनकी साइट, उनकी नज़र वापस लेके आनी या फिर उनको देखने में थोड़ी और हेल्प करनी. तो लायंस इंटरनेशनल इस चैप्टर में ब्लाइंड लोगों के लिए अपनी सर्विस दे रहे हैं और इन्होंने फिर हेलन केलर को 8 अप्रैल 1961 में इनवाइट किया था ताकि वो एनुअल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड एक्सेप्ट करें और वहाँ पर उन्होंने एक स्पीच डिलीवर की थी. वही स्पीच हमने यहाँ पढ़नी है. सो हेलन केलर कहती हैं कि डियर लायंस, फ्रॉम अ हार्ट ओवरफ्लोइंग विद हैप्पी ग्रैटिट्यूड आई ग्रीट यू फॉर योर ईयर्स ऑफ सर्विस टू द ब्लाइंड एंड योर वार्म होमेज टू मी. हेलन केलर कहती हैं कि आज मेरा दिल बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस के साथ और बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड, थैंक यू की फीलिंग के साथ ओवरफ्लो हो रहा है, जैसे ही मैं लायंस आपको ग्रीट कर रही हूँ कि आपने ब्लाइंड लोगों को इतनी ज़्यादा सर्विस दी है और आपने मुझे भी वार्म होमेज प्रोवाइड किया. होमेज प्रोवाइड करनी मतलब किसी को अपने घर जैसा फील करवाना, कि आपने एक तो ब्लाइंड लोगों को इतनी अच्छी सर्विसेज दी हैं इतने सालों से और आपने मुझे भी इतनी अच्छी होमेज प्रोवाइड की, फेलोशिप प्रोवाइड की, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू. How marvelous it is. Over 600,000 lions have given their might and ingenuity to our cause so that the blind of America and throughout the world might rejoice in intellectual light and some of them restore to the blessing of sight. कहती है ये बात कितनी अच्छी है, कितनी मार्वलस है कि 600,000 लायंस से भी ज़्यादा लोग, लायंस मीन्स जो लोग लायंस इंटरनेशनल के मेंबर्स हैं उनको लायंस कह के बुलाया जा रहा है, कि 6 लाख लायंस हैं जो
उस लायंस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, और उन्होंने अपना माइट दे दिया, अपना 100% दे दिया, अपनी पूरी इंजेन्युटी दे दी. इंजेन्युटी मीन्स उनकी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, टू रीजनिंग, सोचने समझने की सारी उनकी शक्ति, और अपने मीन्स अपना 100% उन्होंने दे दिया इस कॉज के लिए, मीन्स ब्लाइंड लोगों की सर्विस में, अमेरिका के ब्लाइंड लोगों की सर्विस में, एंड अमेरिका से बाहर थ्रू आउट द वर्ल्ड, क्योंकि लायंस इंटरनेशनल एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड में काम करती है. तो उन्होंने ब्लाइंड जो अमेरिका के हैं उनके लिए भी और वर्ल्ड वाले ब्लाइंड लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा सर्विसेज अपनी दी हैं. तो हेलन केलर कहती है कि आपने जो 6 लाख लायंस ने अपनी इतनी सारी सर्विसेज दी है, उसके कारण ही बहुत सारे लोगों की आईसाइट वापस भी आ चुकी है. दीज आर अमंग द मेरिकल्स ऑफ द न्यू एरा ऑफ ह्यूमैनिटी. अब हेलन केलर ने न्यू एरा ऑफ ह्यूमैनिटी के मेरिकल्स कहा है लायंस को. दिस क्वेश्चन कैन कम कि हु आर द न्यू मेरिकल्स ऑफ द न्यू एरा ऑफ ह्यूमैनिटी. मीन्स इंसानियत का एक जो न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है उसमें लायंस इंटरनेशनल के मेंबर्स मतलब एक मेरिकल के तौर के, एक मसीहा के तौर पे सामने आई हैं, जिनके ऊपर सिर्फ उन्हीं को विश्वास है जो उनमें बिलीव करते हैं. लाइक हेलन केलर उनमें बिलीव करती हैं, तो उनको उनमें बहुत ज़्यादा फेथ है. Such enormous good has been and continues to be wrought that I am sure you will stand by the American Foundation for the Blind in further useful service. हेलन केलर आगे लायंस को कहती हैं कि आपने इतना अच्छा, इनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा, जाइगेंटिक, ह्यूज, आपने इतना अच्छा जो काम किया है आज तक, मुझे पता है आप आगे भी करते रहोगे, आप आगे भी हार्डवर्क करते रहोगे, आप अच्छी चीज़ें क्रिएट करते रहोगे. आई एम श्योर कि आप अमेरिकन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड के साथ भी काम करेंगे, अपनी यूज़फुल सर्विस आगे देंगे. अमेरिकन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड भी एक ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका की जो कि ब्लाइंड लोगों के लिए काम करती है, उनको सर्विसेज देती है. नेक्स्टली हेलन केलर कहती है कि इट इज़ वंडरफुल फॉर मी टू रियलाइज द प्रोग्रेस ऑफ द लायंस सिंस दे वेलकम्ड मी ईयर्स अगो टू देयर वार्म हार्टेड फेलोशिप. कि मेरे लिए ये चीज़ रियलाइज़ करनी बहुत वंडरफुल है, बहुत अच्छा मुझे फील हो रहा है ये देखकर कि लायंस ने पहले से लेकर अब तक कितनी अच्छी प्रोग्रेस की है, कि इतने सालों पहले उन्होंने मुझे वेलकम किया था वार्म हार्टेड फेलोशिप के साथ. बहुत अच्छी फेलोशिप इन्होंने मुझे दी, बहुत अच्छी फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने अपने बनाए हैं. विद एन इनडिस्क्राइबेबल थ्रिल ऑफ ग्रेटिफिकेशन होती है सेटिस्फैक्शन या फिर एक फुलफिलमेंट वाली फीलिंग. कहती ग्रेटिफिकेशन के साथ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, एंड मेरे माइंड में चल रहा है कि यहाँ गवर्नमेंट ने भी कितने प्रोग्राम्स बनाए हैं, कितने लोग वॉलंटरी एक्टिविटीज़ करते हैं, सेविक एक्टिविटीज़ करती हैं साइटलेस लोगों के लिए, ब्लाइंड लोगों के लिए, उनकी हेल्प के लिए. आई नो लायंस, आपने भी बहुत सारा काम किया है, आपने बहुत सारी अपनी सर्विसेज दी हैं, बट गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छे प्रोग्राम्स बनाए हैं. कुछ लोग वॉलंटियरिंग करते हैं, मतलब खुद सामने आके हेल्प करते हैं बिना कोई फीस लिए, और सिविक एक्टिविटीज़ भी चलती रहती हैं. मीन्स नो डाउट कि बहुत सारे लोग ब्लाइंड लोगों की सर्विस के लिए काम कर रहे हैं, बट आज मैं यहाँ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपके सामने कुछ न्यू स्टेप्स एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, कुछ न्यू स्टेप्स, न्यू सोल्यूशंस बताना चाहती हूँ, जिसको अपनाकर, जिसको आगे इम्प्लीमेंट करके हम उन लोगों की, ब्लाइंड लोगों की और ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं. सो बेसिकली हेलन केलर यहाँ पर और सोल्यूशंस देना चाहती थी, वो सोल्यूशंस हम देखते हैं. So she begins by saying कि it is tragic that only half the conditions which cause loss of sight is understood, and as a result there has not been discovered a sufficient remedy for thousands of injured eyes. सो हेलन केलर कहते हैं कि ये ट्रैजिक है. ट्रैजिक मीन्स बहुत दुखदायक है, बहुत अनफॉर्चुनेट है ये देखकर कि सिर्फ हाफ जो कंडीशंस है ना जिसके कारण आई साइट चली जाती है, मीन्स जितनी भी कंडीशन है, जितने भी रीजंस हैं जिसके कारण आई साइट चली जाती है, उसमें से सिर्फ हाफ ही रीजंस हमें पता है, और हमें पूरे रीजंस मतलब नहीं पता. और अगर हमें पूरी बात नहीं पता होती तब हम उसका पूरा सोल्यूशन नहीं दे सकते. सो जस्ट लाइक दैट कि हमें ये पूरी बात नहीं पता कि आई साइट क्यों चली जाती है, हमें असली रीज़न नहीं पता उसके पीछे, हाफ ऑफ द रीजन्स नहीं पता. दैट इज़ द मेन रीज़न कि क्यों हम सफिशिएंट रेमेडी नहीं लेके आ पा रहे. हम इंजर्ड आइज़ के लिए या फिर ब्लाइंड लोगों के लिए उनकी साइट वापस लेके आने के लिए एक अच्छी रेमेडी, एक अच्छा ट्रीटमेंट क्यों नहीं डिस्कवर कर पा रहे. इसका बेसिक रीज़न ये है क्योंकि हमें रीज़न ही नहीं पता कि आई साइट क्यों चली जाती है. हाफ ऑफ द रीजन्स नहीं पता हमें.
सो कहते हैं द नीड ऑफ रिसर्च रिमेन्स इम्पेरेटिव, कि इस चीज़ पर रिसर्च करनी ही पड़ेगी। इस चीज़ पर जब तक रिसर्च नहीं करी जाएगी तब तक हमें नहीं पता लग पाएगा कि कौन से रीजंस हैं कि क्यों आईसाइट चली जाती है। इसका मतलब है कि ऑप्थेल्मोलॉजी में और रिसर्च में, ऑप्थेल्मोलॉजी होती है ब्रांच ऑफ मेडिसिन रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ आई, एक ऐसी ब्रांच मेडिसिन की जो कि आईज ट्रीटमेंट के साथ रिलेटेड है। जैसे ब्रेन ट्रीटमेंट का के साथ रिलेटेड है न्यूरोलॉजी, वैसे ही आईज ट्रीटमेंट के साथ रिलेटेड है ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी में और रिसर्च में जब तक ट्रेंड मैन ट्रेंड वुमेन का नंबर नहीं बढ़ाया जा सकेगा तब तक तो रिसर्च आगे नहीं बढ़ पाएगी, और रिसर्च आगे नहीं बढ़ पाएगी तो हम रेमेडी भी नहीं लेके आ पाएंगे। तो रिसर्च बढ़ानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये पहला सोल्यूशन था जो हेलन केलर ने दिया टू इंक्रीज द सर्विस फॉर द ब्लाइंड फर्दर इन फ्यूचर। नेक्स्टली हेलन केलर कहती हैं कि बिकॉज यू लायंस एंड अदर्स हैव इंक्रीज्ड पब्लिक अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्पफुलनेस, more and more blind persons are performing excellent work in countless jobs, but there are far from enough personal and other practical means, counseling, adjustment and tangible rehabilitation assistance which would quicken the return of the blind to useful labor. So हेलन केलर कहती हैं लायंस को कि क्योंकि लायंस आपने और बहुत सारे अदर लोगों ने मिलकर पब्लिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई है, मतलब सिटीजन्स में और बाकी लोगों में ये अवेयरनेस फैलाई है कि ब्लाइंड लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और उनके क्या सल्यूशंस आगे हो सकते हैं। सो मीन्स लोगों में अवेयरनेस फैलानी ब्लाइंड लोगों के बारे में, ये लायंस ने काम किया और बाकी लोगों ने काम किया। हेल्पफुलनेस इंक्रीज करे कि बाकी लोग पब्लिक असिस्टेंस देते हैं ब्लाइंड लोगों को। तो कहते हैं आपके हेल्प के कारण, आपके सर्विस के कारण ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लाइंड लोग हैं वो बहुत सारी काउंटलेस जॉब्स में एक्सीलेंट वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, बट देयर आर फार फ्रॉम इनफ पर्सोनल, कि उनको भी काउंसलिंग नहीं इतनी प्रोवाइड करी जा रही, उनको एडजस्टमेंट नहीं मिल रही, उनको टैंजिबल रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस नहीं मिल रही। रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस मतलब रिस्टोरेशन असिस्टेंस, की उनकी हेल्प करी जा सके, उनको सर्विस दी जा सके, उनकी साइट वापस लेके आई जा सके, उनको ट्रीटमेंट दिया जा सके। अभी उनके पास ये वाले प्रैक्टिकल मीन्स नहीं है। अगर ब्लाइंड लोगों को ये मीन्स भी मिल जाएं, ये प्रैक्टिकल मीन्स भी मिल जाएं, ये हेल्प भी उनकी हो जाए, तो लेबर में मीन्स जॉब्स में, वर्क में ब्लाइंड लोगों का जो नंबर है और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। हेलन केलर सेज कि मैं कांग्रेस को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलती हूँ क्योंकि उन्होंने अमेरिका में जितनी भी 51 स्टेट्स हैं उनको एड प्रोवाइड की है, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की है वोकेशनल रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स के लिए। सो इट स्टिल रिमेन्स अ डिप्लोरेबल फैक्ट। डिप्लोरेबल का मतलब होता है एक अनफॉर्चुनेट फैक्ट, ऐसा फैक्ट जो नहीं होना चाहिए, जो अच्छा नहीं है। सो कहती है एक अनफॉर्चुनेट फैक्ट है बदकिस्मती से कि however that nearly 1/2 of the blind of the United States and considerably more than that number in other parts of the world are dependent upon some sort of public assistance because of their age and other circumstances। कि यूनाइटेड स्टेट्स में जितने भी ब्लाइंड लोग हैं उनमें से हाफ ब्लाइंड लोगों से ज़्यादा लोग और बाकी वर्ल्ड में लाइक पूरे वर्ल्ड में जितने भी ब्लाइंड लोग हैं उनकी 0.5% से ज़्यादा लोग किसी ना किसी टाइप की पब्लिक असिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब जब भी हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं तो हम फ्रीली नहीं मूव कर सकते, फ्रीली नहीं अपनी लाइफ को जी सकते। जस्ट लाइक दैट जो ब्लाइंड लोग हैं वो किसी पब्लिक असिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट है, या तो उनकी एज के कारण कि उनकी काफ़ी एज हो गई है, उनको किसी ना किसी की हेल्प चाहिए ही चाहिए, या फिर किसी और सर्कमस्टांसेस, किसी और रीज़न के कारण वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो फ्री नहीं है। जितनी अमाउंट ऑफ असिस्टेंस इन लोगों को दी जाती है दैट इज़ ग्रीवियसली स्मॉल, मतलब बहुत कम असिस्टेंस ब्लाइंड लोगों को दी जाती है, इतनी हेल्प उनको नहीं मिलती है। एंड ये काफ़ी अर्जेंट नीड है कि जो नेशनल और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो दोनों इकट्ठे होकर ब्लाइंड लोगों को एड प्रोवाइड करे। एड मीन्स सपोर्ट, कोई भी सपोर्ट हो सकता है, कैसा भी सपोर्ट हो सकता है, किसी भी टाइप का सपोर्ट हो सकता है, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें दैट इज़ फाइनेंशियल एड, कि उनको फाइनेंशियल एड इंक्रीज करी जा सके, यार कोई भी टाइप की हेल्प अगर उन्हें चाहिए तो वो उनको प्रोवाइड करी जा सके। कौन प्रोवाइड करेगा? नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट।
While there remains occasional controversy over federal aid to education, there seems to be a growing conviction that the federal government should at least provide education and funds to promote schooling of children who are physically, mentally or emotionally handicapped. ना कंट्रोवर्सी होता है कि किसी चीज़ पर बार बार नेगोशिएशन करनी है कि ये चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो बार बार अमेरिका में इस चीज़ पर कंट्रोवर्सी होती है, इस चीज़ पर नेगोशिएशंस डिबेट होती हैं कि एजुकेशन में फेडरल एड देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए. तो ये एक ग्रोइंग कन्विक्शन, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बन चुका है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है, मीन्स हमारे यहाँ पर जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसको फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, कि अमेरिका में जो फेडरल गवर्नमेंट है उनको एट लीस्ट ऐसे बच्चों के लिए तो स्कूलिंग प्रमोट करनी चाहिए, ऐसे बच्चों को तो फाइनेंशियल एड देनी चाहिए जो फिजिकली, मेंटली और इमोशनली हैंडीकैप्ड है. चाहे सबको ना दो, बट एट लीस्ट कम से कम इन बच्चों को तो एड देनी ही चाहिए. थिंक ऑफ इट, सोच के देखो, प्रोबेबली 75% जो ऐसे बच्चे हैं, ब्लाइंड बच्चे हैं या हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, 75% बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पाती है. एंड इट इज़ नोन कि इनका जो एक लार्ज परसेंटेज है उनको बहुत बेनिफिट हो जाएगा अगर इनको थोड़ी भी इंस्ट्रक्शन मिले, थोड़ी भी एड मिले, थोड़ी भी फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाए, तो इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा. ऑफ कोर्स हमें पता है कि स्पेशल एजुकेशन कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट अमेरिका को ये एडवांटेज अपने लोगों को, अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी भी काफ़ी फैमिलीज़ हैं जिनके बहुत सारे यंग लोग ब्लाइंड हैं उनकी फैमिली के, एंड वो एडल्ट हो रहे हैं, क्योंकि अगर वो ब्लाइंड ना होते तो अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती फैमिली को आगे बढ़ाना, फैमिली के लिए पैसा कमा के लेके आना, बट अब वो ब्लाइंड है, दे आर टाइप ऑफ हैंडीकैप, दे कैन नॉट डू द वर्क unless and until they are not provided with the adequate education. So as matters now stand, 15,000 से भी ज़्यादा चिल्ड्रन हैं स्कूल में, ब्लाइंड चिल्ड्रन हैं स्कूल में. अमेरिका का ये फैक्टर बताया जा रहा है यहाँ पर कि अमेरिका में 15,000 से ज़्यादा ब्लाइंड चिल्ड्रन हैं जो स्कूल्स में भी पढ़ रहे हैं. 1/2 in residential schools and other half in public schools. Residential schools means the private schools. 15,000 ब्लाइंड चिल्ड्रन में से हाफ ऑफ द बच्चे मीन 7,500 तक अप्रॉक्सीमेटली बच्चे रेजिडेंशियल स्कूल्स में पढ़ते हैं और बाकी के पब्लिक स्कूल्स में पढ़ते हैं. हेलन केलर आगे कहती है, बट आई एम शॉक्ड टू रियलाइज़, ये चीज़ जानकर मैं बिल्कुल शॉक हो जाती हूँ कि इतना ही एक इक्वल नंबर है बच्चों का विदाउट साइट, मतलब जो देख नहीं सकते, ब्लाइंड चिल्ड्रन का, जिनको एजुकेशन मिल ही नहीं पाती है. मतलब अगर मोर देन 15,000 ब्लाइंड बच्चे पढ़ रहे हैं तो इससे भी ज़्यादा नंबर में बच्चे एजुकेशन नहीं पा रहे हैं. आई एम ग्रीव्ड बाय द इन्फॉर्मेशन. ये इन्फॉर्मेशन देखकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि जो अमेरिकन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक सर्वे किया था. उस सर्वे में उन्होंने ये पता किया कि जो ब्लाइंड चिल्ड्रन है उनका एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ी परसेंटेज है जिनको मेंटली रिटार्डेड होम्स में रखा जाता है. मेंटली रिटार्डेड होम्स लाइक होम्स फॉर द मेंटली डिसेबल्ड पीपल, या फिर असाइलम्स में रखा जाता है उनको. ना ये सोचकर कितनी ये शॉकिंग बात है कि जो ब्लाइंड चिल्ड्रन है उनको मेंटली रिटार्डेड होम्स में क्यों रखा गया है. वो तो मेंटली स्टेबल है ना, दे जस्ट कैन नॉट सी. दैट डजंट मीन वी विल पुट देम टू मेंटली रिटार्डेड होम्स. एंड इतने सारे बच्चे हैं जिनको ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आज तक भेजा ही नहीं गया है, उन्होंने आज तक एजुकेशन पाई ही नहीं है. इट सैडन्स मी इनएक्सप्रेसिबली. कहती मैं ये एक्सप्रेस नहीं कर सकती, ये चीज़ देखकर, ये चीज़ सुनकर मुझे कितना ज़्यादा दुख होता है कि ये जो हमारी कंट्री है अमेरिका, उसको अर्जेंट नीड है कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनल एजेंसीज़ खड़ी करी जाएं ब्लाइंड चिल्ड्रन के लिए, ज़्यादा टीचर्स लेके आए जाएं, ज़्यादा एम्बॉस्ड, ज़्यादा इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ स्कूल मटेरियल भी लेके आया जाए. Now it is cheering for me to observe that great attention is now being given to special needs of the elder blind people. बच्चों की बात हो गई, ब्लाइंड चिल्ड्रन की. अब है जो हेलन केलर एल्डर ब्लाइंड लोगों के ऊपर बात करती हैं, ऐसे ब्लाइंड लोग जो कि सीनियर सिटीजन्स हैं, जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है. कहती ये चीज़ देखकर मुझे खुशी होती है कि जो एल्डर ब्लाइंड लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा अटेंशन दी जा रही है अमेरिका में, उनकी नीड्स के लिए, उनकी स्पेशल नीड्स के लिए. More than ever, I abhor the idea of placing old blind persons in asylums or homes just for the blind. कहती ये जो आइडिया है, ये जो चीज़ है कि अगर कोई ब्लाइंड बुजुर्ग हैं हमारे घर में, अगर उनको हम असाइलम में भेजते
ऐसे होम्स में भेज दें जो होम्स जस्ट फॉर द ब्लाइंड होते हैं, सिर्फ ब्लाइंड लोगों के लिए जो घर हैं, या असाइलम में भेज दें। तो ये चीज़ को, ये आइडिया को मैं अबहॉर करती हूँ। आई हेट दिस आइडिया। ऐसे थोड़ी किया जाता है कि जो ओल्ड ब्लाइंड लोग हैं वो भी तो बाकी ह्यूमन बींग्स के जैसे ही हैं, बस डिफरेंस ये है कि उनको दिखता नहीं है। देन वॉट अगर नहीं दिखता है तो? दे डिज़ायर होम्स चीयर्ड बाय फ्रेंडशिप। उनका भी तो मन करता होगा कि वो भी घर में रहे, उनके भी फ्रेंड्स हों, वो भी इंटरेस्टिंग अम्यूजिंग चीज़ें करें, उनको भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए ना नॉर्मल फैमिली जैसे रहने के लिए। नॉर्मल फैमिली के जैसे रहने में उनका भी तो मन करता होगा ना। उनको हम ऐसे जगह पर छोड़ आए तो कितना बुरा है ये। नथिंग श्योरली कैन बी मोर डैमेजिंग एंड अनडिजायरेबल देन सिचुएटिंग देम इन इंस्टीट्यूशंस विदाउट अ चांस ऑफ होम प्लेजर्स और द जॉयज ऑफ लाइफ। इससे ज़्यादा डैमेजिंग, इससे ज़्यादा बुरा, इससे ज़्यादा अनडिसायरेबल कुछ भी नहीं हो सकता कि हम एल्डरली ब्लाइंड लोगों को ऐसे इंस्टीट्यूशंस में छोड़ाएं जहाँ पर उनको घर वाला सुख कभी नहीं मिल सकता, होम प्लेजर कभी नहीं मिल सकता, जहाँ पर सोशल लाइफ की हैप्पीनेस उन्हें कभी भी नहीं मिल सकती। Who has the heart to segregate those who seek to find wholesome pleasure or delightful experiences? इतना पत्थर दिल किसका है जो इनका प्लेजर छीन ले, जो एल्डरली ब्लाइंड लोगों की हैप्पीनेस छीन ले, उनके डिलाइटफुल एक्सपीरियंसेस को छीन ले, सिग्रीगेट कर दे, अलग अलग कर दे, सेपरेट कर दे उनसे। तो इतना पत्थर दिल तो किसी का भी नहीं होना चाहिए। Last paragraph. Truly it cheers me to know that some member of the Congress, among them my good friend Senator Lister Hill, are advocating greater activity in preserving the health and rehabilitation of the handicapped throughout the world. सो नेक्स्टली हेलन केलर ये कहती हैं कि ये चीज़ देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि कांग्रेस के काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स हैं जो कि एल्डरली ब्लाइंड लोगों को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। और कांग्रेस के इन सारे मेंबर्स में से एक मेंबर मेरा फ्रेंड भी है, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, सीनेटर लिस्टर हिल। तो सीनेटर लिस्टर हिल ब्लाइंड लोगों की हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है और पूरे वर्ल्ड में हैंडीकैप्ड लोगों के लिए रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स भी चलाता है। रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स कौन से होते हैं? उनकी साइट रीस्टोर करने के लिए उनको हेल्प करना। ऑनेस्टली आई beseech you lions, ऑनेस्टली मीन्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, किसी का कहना, काफ़ी सीरियस मैनर में किसी चीज़ को कहना। सो हेलन केलर लायंस को कह रही होती है कि मैं आपको बीसीच करती हूँ। बीसीच करना मतलब मैं आपसे ये चीज़ बहुत शिद्दत से मांगती हूँ कि आप आगे भी अमेरिकन फाउंडेशन फॉर द ओवरसीज ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करिए और आप अलग अलग वेज फाइंड करें, ढूंढे कि क्यों आई एलिमेंट्स होती हैं, आई डिसीजेस क्यों होती हैं, क्या रीजंस है उसके पीछे, और ब्लाइंड लोगों की रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स में आगे आप हेल्प करें। एक डेस्परेट कंडीशन दैट क्राइज फॉर अटेंशन, कि ब्लाइंड लोगों का भी दिल करता है कि वो भी इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को अपनी आंखों से देखें, पर्टिकुलरली इन लेटिन अमेरिका, साउथ एशिया, मिडल ईस्ट, नियर ईस्ट एंड अफ्रीका। कहती जब अमेरिका एंड बाकी सारी कंट्रीज़ इकट्ठे होकर इस चीज़ में एनर्जी डालेंगे, इंथुसियाज्म डालेंगे इनटू द वर्क ऑफ इंक्रीजिंग द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द ब्लाइंड, तभी जो मैनकाइंड है, क्या तो इंसानियत है, उसको राइट टू सी की ब्लेसिंग मिलेगी कि हमारा हक है इस वर्ल्ड को देखना। जब तक अमेरिका और बाकी कंट्रीज़ इकट्ठे आके इस चीज़ में अपनी सर्विसेज नहीं देंगी तब तक हमें ये ब्लेसिंग नहीं मिल पाएगी। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द स्पीच ऑफ हेलन केलर. I hope you enjoyed this session.